science in general. And before starting out, I would like to talk about a few things that in the previous class, I found that some of the students were not able to cope up with the English and उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी समझने में कुछ कॉन्सेप्ट्स को. तो मेरे पास कुछ बहुत छोटे ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखे हैं, जिसकी वजह से मैं भी अपनी हेजिटेंट नेचर इन स्पीकिंग पब्लिकली और वेदर टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश को दूर किया. जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, जो सारे टीचर्स भी हमें बताएंगे, वो है रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स. एंड विद दैट कीपिंग अ डिक्शनरी हैंडी. डिक्शनरी को यूज करना आना में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो क्यूरियोसिटी जगाएंगे अपने अंदर नए वर्ड्स को सीखने का, रोज 5 से 10 नए वर्ड सीखने का, उनसे सेंटेंसेस बनाने का, तो वो हमारे अंदर धीरे धीरे स्वभाव में आ जाएगा. तो हम बोलने और सीखने दोनों लगेंगे. एंड एक ट्रिक जो मुझे मेरे एज के हम उम्र लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, वो ये है कि आपकी जो भी पसंदीदा इंग्लिश मूवीज हैं, बेकार मूवीज नहीं बट ऐसी अच्छी मूवीज जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, साइंटिस्ट की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जैसे शौर्य सर ने अपनी क्लास में एक बार कहा था इमिटेशन गेम्स देखने को, जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का जिक्र किया था. उन मूवीज को सबटाइटल्स के साथ देखना. अगर ये चीज शुरू करेंगे तो इंग्लिश को पढ़ना समझना हमारे स्वभाव में आना शुरू कर देगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा. विद इन अ ईयर और सो वी कैन think about being confident in reading and writing English. So all these things aside, let's start with today's lecture. So a little bit about myself. My name is Aryan Asthana and I have done my 10+2 with a PCM stream, which is the science stream. And I have done a BTech graduation in computer science. Why I'm telling you this is because I have learned something very important in my engineering journey, which I would like to share with you all. I would not go into details about what engineering has taught me specifically, but the general takeaways from engineering was that engineers are the balance, the bridge between the scientists, the inventors who make certain technologies, who make certain discoveries, and then there are the consumers that are us in our private lives. हम अपनी निजी जिंदगी में हम जो end users हैं, उन तक कैसे पहुंचे वो इन्वेंशन या फिर वो डिस्कवरी. तो इंजीनियर्स उस चीज का काम करते हैं, उनको कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्वर्स. वो ऐसी एक तरकीब निकालते हैं जिससे वो नई इन्वेंट की गई टेक्नोलॉजी आम जनता तक पहुंचे. ये चीज मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है और मेथोडोलॉजी है जो इंजीनियर्स यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वो है सबसे पहले क्लैरिटी अपने दिमाग में रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं. उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्या रॉ मटेरियल्स, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे, जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. एंड देन वी प्रोवाइड अ वायबल, अ फीजिबल, एक ऐसा सोल्यूशन जो सभी लोग बराबरी से अपना सकें और वो काफी हद तक कारगर साबित हो. अब ये चीज का एक जनरल यूज केस ये हो सकता है, अगर हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएं जो कि शायद सभी के लाइफ में होना चाहिए, ये उनका मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. एवरीबडी कैन अग्री टू दिस, राइट? सो what are the relevant resources that we can choose upon and the existing technologies in becoming a good human being? So the very basic ones can be education, getting educated, hygiene, maintaining a good hygiene. अच्छे तौर तरीकों से जब अपना जीवन आप व्यतीत करते हैं तो फिर आपके अंदर अच्छे थॉट्स भी आते हैं. एंड कंपैशन, हम्बलनेस आपके नेचर में होना बहुत जरूरी है. एंड एक्सेट्रा, बहुत चीजें हो सकती हैं. एंड इसका सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि हम लर्निंग शुरू करें, छोटी चीजें, जरूरत वाली चीजें सीखना शुरू करें, कैसे अच्छा कर सकते हैं, हर दिन कुछ नया सीखें. एंड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सफाई मेंटेन करना, वोट देने जाना, एक पॉलिटिकल व्यू रखना अपने सराउंडिंग्स को लेकर. एंड देन ट्राई टू हेल्प अ नीडी पर्सन, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, इससे हमें कंपैशन आएगा. नाउ इफ वी रिलेट दिस टू आवर ओन यूज केस, दैट इज the biggest problem statement of our aspirants journey would be to join the most elite class of bureaucracy.
which is civil services. Indian services is the highest class of bureaucrats in our nation, and because of this, these are the key technologies or the methodologies that we'll have to do or progress in order to crack this. So the first of all will be the clear UPSC civil services examination, and to do this we will have to break past our potential. हम जहां भी हैं, जिस भी स्टेट में हैं, उससे बेहतर अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनाएंगे, तभी हम समाज के लिए एक मिसाल बन के रह पाएंगे. एंड इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि अपनी मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करें, एंड सेल्फलेस सर्विस का भाव अपने अंदर बहुत जरूरी है. सो पॉसिबल सोल्यूशन वुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. अपने से झूठ नहीं बोलना है. अगर हमने ये गोल बनाया है तो इसको हम अपने अंदर कंठस्थ कर लें कि हाँ, ये हमें करना है और कुछ नहीं सोचना है. गेट रिड ऑफ इनहिबिशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस. जो भी चीजें हमारे इस गोल तक जाने के लिए हमें रोक सकती हैं, उन्हें दूर कर देना है. चाहे वो हमारे इंटरेस्ट ही क्यों ना हो, कुछ समय के लिए उन्हें दूर रख देना है. एंड बस अपने से एक वादा करना है कि डू बेटर देन यस्टरडे. आज हम जैसे भी हैं, कल इससे बेहतर करेंगे. थोड़ी एनर्जी और लगा के कल इससे बेटर करेंगे. तो ये एक इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्लियर एक रोड मैप हो सकता है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. ये एक बेसिक चीज थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की. ये हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकता है एंड वो बेटर करेगा. इट डजंट गारंटी दैट यू विल क्लियर यूपीएससी. इवन मैं भी गारंटी नहीं कर सकता मैं करूंगा, लेकिन अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. So all these helping notes aside, let me talk about science and mathematics in UPSC. So what we see is we'll have to study the 6th to 10th basic standard fundamental science and applied arithmetic courses, which will be directly involved for clearing a prelims paper called CSAT. And it will also help us in writing convincing answers. I'll get to this point in a few moments. So the question might arise that what is the need for learning science and math if we are learning the likes of subjects like the art subjects or history, geography, politics, economy? What is the use of science in this? So by going through this fundamental science and maths course, we can expect some results that we can see in our personality and which will help in our future endeavors. First one being improvement in reasoning and observation skills. Reasoning एक बहुत ही important skill है जो आपको allow करती है चीजों की तह तक जाने के लिए, आपके thoughts में, आपके बातों में conviction लाने के लिए, which will be helpful in our answer writing. Then एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम एक ability अचीव करते हैं which is called problem solving ability. मेरे हिसाब से अगर ह्यूमंस को इवॉल्व करना है तो उनके लाइफ में एक ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए ये चीज कि वो प्रॉब्लम्स अपने सोसाइटी की, अपने देश की, अपने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें. और इसके लिए उनके पास ये सिस्टमैटिक थिंकिंग की प्रोसेस जरूरी होनी चाहिए. एंड देन साइंस हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है, the ability to discriminate in things in relation to quality and quantity. बहुत ही स्पष्ट तरीकों से साइंस में चीजें क्वांटिटेटिवली डिफाइन की जाती हैं और क्वालिटी वाइज डिफाइन की जाती हैं. ये चीज का एक और डायरेक्ट रिलेशन हमें आगे देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में. सो इन कंक्लूजन, दिस कैन बी हेल्पफुल इन आवर CSAT directly and will help us write robust answers. So there's a very interesting relation between maths and science, and because we are going to learn physics in this course, so I'll talk about physics and maths. Physics and maths are like एक ही थाली के चट्टे वट्टे. जैसे ताली दो हाथ से बजती है, वैसे फिजिक्स और मैथ्स को अलग नहीं रखा जा सकता. फिजिक्स एंड मैथ्स जब साथ में होते हैं तभी ताली बजती है, तभी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज जैसे ओझा सर ने उस दिन कहा था कि अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है या फिर एक सिविल सर्वेंट बनना है तो आपके अंदर
मैथ्स और फिजिक्स नहीं, मैथ्स एंड इंग्लिश की समझ बहुत जरूरी है। इंग्लिश का क्या रोल है वो तो आप लोग सब समझ ही गए हैं, जो मैंने अपने स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया। बट डायरेक्ट एक रिलेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साइंस और इंग्लिश का। एक चीज है कि जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, फिजिक्स के जो हम एप्लीकेशंस देखते हैं अपने सोसाइटी में, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, वो बहुत ही एक छोटा सा पोर्शन है पूरे फिजिक्स का। आज हमारा साइंस जितना इवॉल्व किया है, जितना उसने चीजों को एक्सप्लोर किया है, समझा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है पूरे फिजिक्स का। टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक आप लोगों ने फ्रेज सुना होगा, विच मीन्स कि जितना हमें पानी की सतह के ऊपर आइसबर्ग दिखता है, सिर्फ उतना ही नहीं होता, जबकि वो भी काफी विशाल होता है, लेकिन उसका 70 to 90% हिस्सा पानी के अंदर ही होता है। सो दिस इज द केस विद फिजिक्स इन रियलिटी एट द प्रेजेंट मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत थोड़ा ही पार्ट, सिर्फ इट हैज बेयरली स्क्रैच द सर्फेस ऑफ द होल फिजिक्स दैट ह्यूमैनिटी हैज डिस्कवर्ड, एंड द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शन इज थ्योरेटिकल फिजिक्स। एंड ये चीज मुझे मुझे भी फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैं भी काफी क्रिएटिव तरीके से फिजिक्स के बारे में सोचता था। बट जब मैं इंजीनियरिंग में आया, मुझे पता चला कि आफ्टर आर 12th स्टैंडर्ड जो फन फिजिक्स होती है, जो हमें देखने, बोलने, समझने में अच्छी लगती है, वो खत्म हो जाती है। बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड फिजिक्स इन पर्टिकुलर। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के आगे पूरी फिजिक्स प्योरली मैथमेटिकल बन जाती है। तो धीरे धीरे वही मैथ्स हमें सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैथ्स में सिमेट्री सीखते हैं, मैथ्स में हम शेप्स, मैथ्स में हम बैलेंस, पूरे यूनिवर्स में हर चीज बैलेंस्ड है। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द अदर सेलेस्टियल बॉडी। हमारा मून हमारे अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, बट उसकी एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही है, वो अपने एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तभी वो घूम के हमारी धरती पे टकराता नहीं है। बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्विलिब्रियम, एंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में, इसी वजह से मून पूरे अर्थ के अराउंड घूम रहा है एंड अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। कीपिंग दैट असाइड, मैथ्स अगर अपनी हम लाइफ में अप्लाई कर पाए तो हमें हर चीज बहुत ही हार्मनी में दिखने लगी, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। हमारे साथ कुछ भी होता है, इमोशनल, फिजिकल, हर चीज को हम बैलेंस में देखने लगेंगे कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो बुरा होगा, बुरा हो रहा है तो अच्छा होगा, एवरीथिंग स्ट्राइक्स अ वेरी गुड बैलेंस। एंड देन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ वाइल लर्निंग साइंस ये है, ये एक छोटी सी इक्वेशन है जो कि शायद अभी आपको देखने में थोड़ी सी इंट्रीगिंग लगे या डिफिकल्ट लगे। वो ये है कि दिस दिस इक्वेशन, वन सेकेंड, this equation right here, this suggests that force of gravity, गुरुत्व जो हम जानते हैं, equals to g, कैपिटल G which is a constant, m1 m2 upon r square। अब ये चीजें जो लोग फिजिक्स, इंजीनियरिंग या फिर साइंस पढ़े हैं उन्हें पता होगी ज्यादा, बट इसको जनरल कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाहूंगा कि मैथ्स इतनी सारी चीजों को, इतनी सारी डिपेंडेंसीज इस इक्वेशन की जो है, उसको इतनी छोटे से एरिया में, इतनी कंसाइज तरीके से डिपिक्ट कर सकता है विद द यूज ऑफ ओनली 4 syllables, विच इज क्वाइट पावरफुल। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि थ्योरेटिकल फिजिक्स इतनी ज्यादा वास्ट है जिसको अभी हम लोग कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये मैथ्स वो काम करके देता है, हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कंडेंस फॉर्म में, डेंस फॉर्म में हमारे सामने रखता है, बहुत ही पोटेंट फॉर्म में रखता है। तो इंग्लिश हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नीचे जब आप देख रहे हैं पॉइंट्स में लिखा है एफ जी इज अ फोर्स, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 आर मासेस, r इज द डिस्टेंस। अगर आपको ये छोटे वर्ड्स पता होंगे तो आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को एक एक इलेबोरेट टर्म में भी जान पाएंगे, और अगर आपको मैथ्स आती है तो उस इलेबोरेशन को आप कंडेंस फॉर्म में रखना जान पाएंगे। दैट इज द ओनली नीड ऑफ मैथ्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स दैट वी नीड टू एक्नॉलेज। एंड ये थोड़ी डिटेल की बातें हो गई। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो काफी बेसिक टर्म्स में होगा, विच इज फंडामेंटल फिजिक्स, एंड जो टॉपिक हमने चूज किया है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। So starting out,
I have prepared this lesson plan that we will be following in the consecutive lessons as well. मैंने रेफरेंस लिया है एनसीईआरटी की बुक से, एंड ये सारी क्लासेस हैं जिसमें इस इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स नाम के टॉपिक का जिक्र हुआ है. Chapter 12 in the class 6th, chapter 14 in class 7th, chapter 14 in class 8th, and chapter 12 again in class 10th. I have planned this lesson, all these lessons, in a way that उनकी difficulty progressively बढ़ती जाएगी. आज की क्लास में हम काफी basic terms, basic terminologies, basic definitions सीखेंगे. And then with progression towards the next class, we will get to know about these topics in detail. So ये आपके रेफरेंस के लिए है. अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को रेफर करना चाहें अपनी फर्दर रीडिंग के लिए, तो यू कैन नोट दीज चैप्टर्स, एंड ये आपको क्लास से पहले एक हेड स्टार्ट देने के लिए काम करें. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Let's start with the introduction of physics. What actually physics is? So as it says, physics is the natural science that studies matter. Matter एक कॉम्पोजिशन है हर इस तत्व का, जो पंच तत्व होते हैं हमारे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ही मैटर बनता है. तो फिजिक्स स्टडीज दैट मैटर, इट्स फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब वो जो जितने भी तत्व हैं उनको विभाजित करके उन्हें डिस्टिंग्विश करके पढ़ता है. फिर इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम. स्पेस एंड टाइम के बारे में शौर्य सर ने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में बहुत डिटेल में बताया था, तो वो तो आप लोग जान ही गए. So physics deals with mostly the study of matter, fundamental constituents, motion and behavior, and then a very important term, the energy and force related to these entities. यही टॉपिक है जो हमें अपनी इस फंडामेंटल फिजिक्स सीरीज में, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसको कवर करेगा. एंड काफी सरल भाषा में, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन, and its main goal is to understand how the universe behaves. And जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि यूनिवर्स को अगर जानना है, उसकी सिमेट्री को जानना है, तो मैथ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स ही हमें वो एक्नॉलेज करने के लिए हेल्प करता है, वो सिमेट्री को, वो बैलेंस को. तो फिजिक्स एंड मैथ्स को हैंड इन हैंड, एंड फिजिक्स is the fundamental science, and its main goal is to understand how this universe works. Clear. Moving on. Now let's narrow down our quest for physics into a term that मैंने अभी पहले बताया कि जो हम पढ़ेंगे, it's called energy. Energy यानी ऊर्जा is the capacity for doing work. हमें कोई भी काम करना होता है, अपने शरीर से अगर हमें कोई काम करना है, तो उसमें certain amount of energy लगती है. हमें कुछ ऊर्जा लगानी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए. तो एनर्जी इस पूरे यूनिवर्स में बहुत ही रॉ फॉर्म में है, और एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, which stands, it is not a principle, it is a universal fact, कि energy can neither be created and nor be destroyed. एनर्जी इस यूनिवर्स में जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, उस समय जितनी एनर्जी बन गई, that is there is. बस उसके फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. हमें जो अपनी आंखों से, हमें जो अपने फीलिंग से जो फील होती है एनर्जी, that are different forms of energy. It may exist in potential, kinetic, thermal, hydroelectric, chemical, nuclear, and various other forms. Potential energy किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में स्टोर की हुई एनर्जी हो सकती है. जब वो रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, उसने कोई चीज स्टोर कर रखी होती है. जैसे हम एक कॉन्सेप्ट है धनुष बाण का. जब हम बाण को लगाते हैं धनुष में और खींचते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हम खुद की एनर्जी ट्रांसफर करके पोटेंशियल एनर्जी में डाल रहे हैं. उसकी स्ट्रैंड्स जो हैं वो उस एरो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाल रही हैं. जब वो छूटता है, देन इट टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. जब कोई चीज मूव करनी शुरू होती है, किसी चीज में गति आती है, उस गति को लाने के लिए जो एनर्जी कन्वर्ट हुई, वो होती है काइनेटिक एनर्जी. थर्मल एनर्जी, थर्मल का टर्म होता है गर्मी से. थर्मल एनर्जी गर्मी के फॉर्म में जो हमें एनर्जी फील होती है वो होती है. जैसे कि आजकल हम लोग सर्दियों में हीटर जलाते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है थर्मल, गर्मी में. देन देयर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी के थ्रू एनर्जी बनाना, या पानी में जो एनर्जी है. एंड देन केमिकल,
जो कि अब आगे सीखेंगे हम, हमारे फंडामेंटल फिजिक्स जो हमें सीखनी है उसमें केमिकल एनर्जी पे ही हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एंड देन देयर इज न्यूक्लियर, जो कि बहुत लोग जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एंड वेरियस अदर फॉर्म्स. Moving on, narrowing it down even more, coming to electricity and circuits. Electrical energy, the form of energy, is derived as a result of movement of electrically charged particles. अब वो क्या चीज है जो उस एनर्जी को, जो यूनिवर्स में रॉ फॉर्म में है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. कन्वर्जन के लिए कुछ हमारे पास साधन होना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो एनर्जी को लेके आए. तो वही होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, जिनके बारे में हम आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी हमारे लिए इतना जानना है, जरूरी है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करते हैं कुछ पार्टिकल्स जिन पे चार्ज होता है, और वही चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म ले लेती है. इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हम अपनी लाइफ अराउंड देखते हैं, वो उस फॉर्म्स में हमें उसका इफेक्ट देखने मिलता है. जैसे मोशन एंड पावर, हमारी कार्स इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं आजकल. जैसे सबने सुना है टेस्ला, एलन मस्क के बारे में. ही इज डूइंग वंडर्स विथ हिज टेस्ला सुपर कार्स. वो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हमारे पुराने लो एफिशिएंसी वाले फॉसिल फ्यूल इंजन्स को रिप्लेस कर रहा है. ड्रिल मशीन्स, मोटर बोट्स, आर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, lot of things that depend on electrical energy. Then there are all these home appliances like the oven, iron, a press. Then there's also एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि रेफ्रिजरेटर जो है वो तो हमें ठंड देता है, वो भी एनर्जी का एक फॉर्म हमें लगता है कि होगा. लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है कि अगर किसी भी चीज में से आप हीट को निकाल लें, किसी भी चीज में से हीट को निकाल लें, तो सोचिए क्या बचेगा. कहीं से हम गर्मी निकाल लें तो वहां ठंडक बचेगी. तो ठंडक आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बस कहीं से भी एनर्जी को हटा लेंगे तो वो चीज ठंडी हो जाती है, वो चीज निष्क्रिय हो जाती है, वो चीज डेड हो जाती है. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट आवर साइंटिस्ट डेवलप्ड, क्रिएटिंग अ रेफ्रिजरेटर या एसीज. और फिर एक बहुत ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, जो हम अपनी रियल लाइफ में मतलब 24/7 यूज कर रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल फोन जिसको हम चार्ज करते हैं, एंड देन रेडियोस, टीवीज एक्सेट्रा. एंड देन एक बहुत ही अच्छा यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि हम स्टोर कर सकते हैं किसी फॉर्म में, तो वो हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई वी गेट फ्लैश लाइट्स, लैंप्स, हमारे ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स एक्सेट्रा. ये सारे इफेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हम देखते हैं. So now, from the NCERT's 6th standard book, this is the first topic that we will encounter, that is the electric cell. अब हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको कैरी कुछ चार्ज पार्टिकल्स करते हैं. तो भाई वो एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट उसे अगर हम अपने पास रखना चाहें किसी फॉर्म में, जैसे हमने कहा स्टोर करना चाहे पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो काम हमारी एक इलेक्ट्रिक सेल करती है. वही चीज लिखी है, हाउ डू वी डिराइव दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द रॉ एनर्जी दैट वी हैव इन दिस यूनिवर्स. तो एक बहुत ही सरल यूज केस है उस एनर्जी को अपने इस्तेमाल के लिए यूज करने के लिए. एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इन इट. यहां भी देखेंगे हम कि हम बना नहीं रहे इलेक्ट्रिसिटी, वी आर स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड देन बिकॉज ऑफ दोस केमिकल रिएक्शंस वी आर एबल टू supply that energy to certain objects or appliances. अब वही बात आती है कि अगर हमें सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी, अगर हमें उसका इस्तेमाल करना है, तो क्या एक सिस्टम बनाए. साइंस बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड अस. तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया कि कुछ कंपोनेंट्स हम जोड़ेंगे, जिनको जोड़ के हम इन टोटलिटी एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे. So the two terminals of the electric cell, जो कि यहां है इलेक्ट्रिक सेल, इसके दोनों टर्मिनल्स जो सभी लोग जानते हैं आजकल की, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. इसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि इनका मतलब होता क्या है. बट दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव,
और इसी डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो डिफरेंस आता है उसमें, वही वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है केमिकल एनर्जी में. एंड दिस डिफरेंस when connected through two different with two conducting materials या कोई भी मीडियम के थ्रू कनेक्ट करते हैं जब मैंने, तब वो डिफरेंस जो है फ्लो करने लगता है. जैसे एक डैम होता है, डैम में जो रिजर्वॉयर होता है या फिर जो बांध का जो पानी स्टोर करने वाला रीजन होता है वो ऊंचाई पे होता है, उसमें पानी स्टोर होता है. इट स्टोर्स एनर्जी इन द वाटर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड जो उसके गेट्स होते हैं वो भी बहुत हाइट पे होते हैं, और जो पानी जब नीचे जब खोलते हैं गेट्स को तो वो नीचे फ्लो करना शुरू करता है, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में. तो वही चीज यहाँ भी एक बांध की तरह होता है, ये इस पे एनर्जी स्टोर्ड है जब तक इसके गेट्स बंद हैं. एंड देन जब इसे हम कनेक्ट करते हैं किसी चीज से तो इसके गेट्स खुल जाते हैं, तो वो एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देती है. दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. When two terminals of the electric cell is connected, let's say with a bulb, such an arrangement is an example of a very basic electric circuit. This electric circuit provides a complete path for electricity to pass or the current to flow between two terminals of the electric cell, and hence the bulb glows when the electric current passes through it. यही बहुत ही बेसिक वर्किंग है एक इलेक्ट्रिक सर्किट की, जिसको मैं थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं. So these are the basic constituents of a very basic electric circuit. There will be a source of power in this electric circuit, which can be a battery. And if we talk about more intricate or more difficult terms, then there will be generators, there will be all sorts of electricity storage and production devices. बहुत interesting तरीकों से electricity बन सकती है जिसपे environment में काम भी हो रहा है. We learn about it in a different class. ये होता है source, which is a battery जो हमने जाना. And then there are these conducting wires. Conducting wires हम choose करते हैं because of their certain properties जो electricity के charges के flow को appreciate करता है, charges के flow को support करता है. Conducting wires. And then there will be a load. अब भाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, ऐसे ही तो फ्लो कराते नहीं रहेंगे, नहीं तो तार जो है जल के खत्म हो जाएगा. तो देयर शुड बी अ लोड व्हिच कैन बी अ बल्ब, अ फैन, any appliance which needs electrical energy to produce another form of energy, to convert it into another form of energy. तो ये लोड है, यही निर्धारित करता है कि कितना करंट हमें चाहिए इस बैटरी से या फिर इस सोर्स ऑफ एनर्जी से, और फिर उसके क्या इफेक्ट्स वो प्रोड्यूस करे. फिर अगर ऐसी कोई चीज है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो हमारे पास एक सेफ्टी मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने मुताबिक with our own discretion we can close and switch it on. We should have a command over this flow of electricity or energy in our hands. So that is why there is where a switch comes into place. Switch is basically a circuit breaker. सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम ऐसी चीज लगाते हैं जो इजी हो, हम तारों को बार बार छुएंगे हटाएंगे तो हमें झटके भी लग सकते हैं. तो एक स्विच लगाते हैं जिसकी वजह से उसे हम अपने हिसाब से ऑन या ऑफ कर पाए. तो दिस इज अ वेरी बेसिक सर्किट. जितने भी सर्किट्स आप देखेंगे लाइफ में, अब जैसे मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, माय डैड इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके मैं बहुत इंट्रिकेट डायग्राम्स देखा हूं जो पूरे शहर के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ऐसे एक चार्ट में डिफाइन किया हुआ है उन लोगों ने. उसमें भी यही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. कुछ और सेफ्टी मैकेनिज्म जरूर ऐड होते हैं क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत तरह के सेफ्टी मैकेनिज्म लगाए जाते हैं. लेकिन दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. आई होप इट इज ऑल क्लियर. Now, moving on to a more specific term, which is related to the conducting medium. जैसे हमने बात की, the wires which conduct electricity, सारा खेल इन्हीं का है. किसी भी प्रोसेस, किसी भी एनर्जी ट्रांसफर की प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज में, उनकी जितनी एफिशिएंसी होगी, उनके जितनी कार्य करने की क्षमता होगी, उतनी ही
अच्छे तरीके से वो एनर्जी ट्रांसमिट होगी और लॉसेस कम होंगी, वो वेस्ट कम होगी, जाया कम होगी. So there come two terms which are conductors and insulators, and electricity is governed on a whole different level by these two. Okay, someone raised a hand. Uh, am I audible? किसी ने hand raise किया था. आर्यन पहले पढ़ा दो आप, नहीं Okay, तो फ्लो डिस्टर्ब होगा. Okay, sir, क्वेश्चन for आंसर sure. बाद देखते हैं हम लोग. For sure, for sure. So there are certain type of materials which allow electric current to pass through them, and they are called conductors. जैसे कि हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में कुछ मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर. कॉपर सभी ने सुना है, सब तारों में कॉपर, एल्यूमिनियम ये देखा ही होगा कहीं ना कहीं बिजली के तारों में. दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंडक्टर इन दिस होल इंडस्ट्री. देन देयर इज स्टील एंड देन देयर इज वाटर. एब्सोल्युटली वाटर हर चीज का समाधान है, हर चीज का. So these are the metals or materials that allow electric current to pass through them easily, efficiently. That is why जो connecting wires हैं वो इन्हीं किसी material के mixture से बनते हैं. Although silver and gold are very expensive, and expensive because they are in short supply in this planet, इस वजह से एक middle ground copper को use किया जाता है. कुछ बहुत ही intricate इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, जैसे हमारे फोन के जो सर्किट्स होते हैं, छोटे डिवाइसेस के जो सर्किट्स होते हैं, उसमें सिल्वर एंड कहीं कहीं गोल्ड भी यूज होता है, जो बहुत महंगे डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो या कंडक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर. लेकिन हमें मिडिल ग्राउंड, हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला मटेरियल चूज करना होता है, क्योंकि हमें कॉस्ट भी कम रखनी है एंड हमें एफिशिएंटली एनर्जी भी सप्लाई करनी है. तो कॉपर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड. Then there come insulators. Insulators are the ones who do not allow electric current to pass through them. But जैसे कि रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड लकड़ी, ड्राई वुड. अब इन दोनों मटेरियल्स का, इन दोनों कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को निर्धारित करने के लिए. जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी मैकेनिज्म्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी सर्किट में. जब आप एनर्जी को फ्लो करा रहे हैं, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करा रहे हैं, तो देयर इज द डिफरेंस, देयर द डिफरेंस अराइजेस कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है. स्विचेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, सॉकेट्स, जिनका काम है कि इलेक्ट्रिसिटी को वो फ्लो कराएं, वो जंक्शंस बनते हैं, वो कनेक्टर्स बनते हैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक सोर्सेस के बीच में, तो वो भाई फ्लो कराने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए दे आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. वायर्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग दोज इलेक्ट्रिक वायर्स. अब भाई अगर खाली तार है उसको हमने छू लिया तो भाई लग जाएगा झटका और जो है चिद्ध हो जाएंगे हम लोग. लेकिन उन्हें हमेशा इंसुलेट किया जाता है डिफरेंट मटेरियल से, ताकि हमें उनसे कोई खतरा ना हो. एंड अगर आपने किसी बिजली कर्मी को काम करते हुए देखा होगा किसी पोल पे या कुछ, तो हमेशा बहुत मोटे रबर ग्लव्स पहनते हैं और वो बहुत मोटे रबर बूट्स पहने रहते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास ना कर जाए. वो बहुत ही हाई अमाउंट्स ऑफ वोल्टेज एंड बहुत ही स्टैटिक करंट को डील कर रहे होते हैं. और अगर करंट पास कर गया आपके बॉडी से, तब भाई मतलब आप सीधे जाएंगे ऊपर, कुछ बचेगा. So that is why these insulating materials are used within the circuits as well as to the operators of those circuits. That being said, plug tops, switches, other parts of electrical appliances which people might touch are covered using these insulators. So, as I studied the 6th standard book, all of the important topics and the majority of topics have been covered. There were only 5 of these topics in the 6th standard lecture. So this is a very basic introduction towards electricity and circuits. ये fundamentals अगर हमारे दिमाग में clear रहेंगे तो हमें आगे भी जो और intricate terms हैं, intricate मुश्किल appliances या मुश्किल technologies हो सकती हैं involving in electricity and its ट्रांसमिशन, उनको समझने में ईज होगा. हमें बस याद रखना है कि एक सर्किट के यही 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
एक लोड होता है, लोड एज इन जहां हमें वो बिजली देनी है जिसकी वजह से कुछ इफेक्ट मिले, तो इफेक्ट को पहुंचाने के लिए वी यूज सम मटेरियल्स कॉल्ड कंडक्टर्स इन फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, and then for a safety mechanism we use a switch which allows us to interfere in this flow of electricity at our discretion. And with that, I would like to conclude my today's lecture about electricity and circuits under the fundamental physics course. And thank you for your patience. Thank you for listening. And I guarantee you that upcoming lectures will progressively get more difficult and interesting, and you would enjoy it. Thank you. Very nice, Aryan. One of the most basic issue you have solved. I like the lecture you have taken it. बहुत simple way में किया. मेरे ख्याल से हमने जरूर enjoy किया होगा. क्लास 6 जो NCERT की किताब है उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं. मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हालांकि NCERT की किताब थोड़ा सी कठिन किताब है, पढ़ने में दिक्कत करती है, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है. आर्यन ने पूरी NCERT की किताब से पढ़ा है, उसके बाहर कुछ ज्यादा गए नहीं है, तो आप लोग NCERT की किताब पढ़ें. हम लोग इस तरह से जो बेसिक फाउंडेशन है उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. रेगुलर हम लोग 2 बजे का सेशन फिक्स करते हैं, 1 by 1 हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. आर्यन और यश फिजिक्स कर रहे हैं, स्मिता मैथ्स कर रही हैं, आदिति केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर रही हैं, नित्या कहते हैं पॉलिटी करेंगे. इस तरह से हम लोग जो बेसिक 6, 7, 8, 9, 10 की जो बेसिक है वो हम लोग पढ़ा देंगे. बाकी जो साइंस है एडवांस कोर्स हम लोग उसको आगे और भी करेंगे. Very nice, Aryan. Thank you. Thanks a lot. You have done a very well job. Although you are a little bit nervous earlier, but you have done a nice job. Very nice. Very nice. Thank you, sir. Thank you. कोई सवाल है किसी का? Any question answer?